ये सब किसी धुएं वाले क्लब में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के बड़े से हॉल में शुरू हुआ। 1996 की पतझड़ ऑटम में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दो यंग लड़के जिनके पास गिटार और बड़े सपने थे एक दूसरे से मिले। क्रिस मार्टिन जो एक मेहनती और टैलेंटेड क्लासिक्स के स्टूडेंट थे, जॉनी बकलैंड से मिले जो एक शांत और बहुत फोकस्ड मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के शौकीन थे। उन्होंने पाया कि उन्हें म्यूजिक का एक जैसा शौक है। उनका रिश्ता तुरंत बन गया, एक क्रिएटिव चिंगारी जो जल्द ही एक ग्लोबल फेनोमेनन बनने वाली थी। उन्होंने अपने हॉस्टल के कमरों में अनगिनत घंटे गाने लिखने में बिताए। उनकी शुरुआती कोशिशें जवानी के जोश और प्योर टैलेंट का मिक्सचर थीं। वे उस चीज की पहली ईंटें रख रहे थे जो आगे चलकर साउंड का एक बड़ा एम्पायर बनने वाला था। उनके नए नए बने डुओ को जल्द ही अपनी धुनों को एक मजबूत ताल देने के लिए एक रिदम सेक्शन की जरूरत महसूस हुई। उन्हें अपना सहारा गाय बेरीमैन में मिला जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और बाद में आर्किटेक्चर में चले गए। वे अपने शांत स्वभाव और मेलोडिक बेस लाइंस के लिए जाने जाते थे। उनका स्टाइल मार्टिन की ऊंची आवाज और बकलैंड के कॉम्प्लिकेटेड गिटार वर्क के लिए एकदम सही था। पहेली का आखिरी हिस्सा विल चैंपियन के रूप में आया। वह एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे और कमाल की बात यह है कि उन्हें ड्रमर के तौर पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने जबरदस्त लगन से ड्रम बजाना सीखा, यह साबित करते हुए कि जुनून एक्सपीरियंस से ज्यादा बड़ा हो सकता है। चारों दोस्त जो अब एक पूरी यूनिट बन चुके थे, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। दुनिया भर के स्टेडियमों में गूंजने वाले नाम पर फाइनल होने से पहले उन्होंने कुछ और नामों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें थोड़े समय के लिए पेक्टोरल्स नाम से जाना गया और फिर स्टारफिश के नाम से। कोल्डप्ले नाम उन्हें एक साथी स्टूडेंट म्यूजिशियन टिम क्रॉम्पटन ने दिया था जो अब इसे अपने बैंड के लिए नहीं चाहते थे। यह नाम सही लगा, ये उदास लेकिन आशावादी था। उनके बनाए जा रहे म्यूजिक के लिए एक परफेक्ट वर्ड था। इसी नए नाम के तहत उन्होंने कैम्डेन में छोटे, अक्सर कम लोगों वाले गिग्स करना शुरू किया। ये शुरुआती साल थे, कड़ी मेहनत का समय, लंदन के मुश्किल लाइव म्यूजिक सीन में अपनी आवाज को निखारने का। मिलेनियम आते ही कोल्डप्ले की किस्मत बदल गई। 99 में पार्लोफोन रिकॉर्ड्स के साथ साइन करने के बाद उन पर एक ऐसा गाना देने का प्रेशर था जो लोगों का दिल जीत सके। वह गाना वेल्स में एक साफ तारों भरी रात में आया। क्रिस मार्टिन रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेते हुए आसमान की ओर देखा और उसकी खूबसूरती से दंग रह गए। उन्हें येलो शब्द याद आया, एक रंग के तौर पर नहीं बल्कि एक फीलिंग के तौर पर, भक्ति और चमक की फीलिंग। येलो गाना उस सिंपल गहरी इंस्पिरेशन के पल से पैदा हुआ था। इसका आइकॉनिक ओपनिंग गिटार रिफ और दिल को छू लेने वाले लिरिक्स एक जनरेशन के लिए तुरंत एंथम बन गए। 2000 की गर्मियों में येलो का रिलीज होना एक बहुत बड़ा पल था। सिंगल तेजी से चार्ट्स में ऊपर चढ़ा। इसका साथ वाला वीडियो जिसमें बारिश में भीगे क्रिस मार्टिन एक बीच पर चल रहे थे, MTV का एक पॉपुलर वीडियो बन गया। यह कोल्डप्ले के अनोखे, जोशीले, एंथेमिक रॉक की दुनिया को एक पहचान थी। गाने की सक्सेस ने उनके डेब्यू एल्बम पैराशूट्स के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी। जब यह रिलीज हुआ तो एल्बम को क्रिटिक्स और कमर्शियली दोनों तरह से बहुत सक्सेस मिली। यह खूबसूरत उदास गानों का एक कलेक्शन था जो पर्सनल और विशाल दोनों महसूस होते थे। देर रात की ड्राइव्स के लिए म्यूजिक, शांति भरे सोच विचार के पल, हजारों अजनबियों के साथ सॉन्ग। पैराशूट्स की सक्सेस कोई तुक्का नहीं थी, ये सालों की मेहनत का नतीजा थी। एल्बम ने बैंड की केमिस्ट्री को दिखाया। बकलैंड के चमकते गिटार के टेक्सचर, बेरीमैन की अंडरस्टेटेड बेस लाइंस, चैंपियन की सॉलिड सेंसिटिव ड्रमिंग, मार्टिन के इमोशनल वोकल्स और पियानो मेलोडीज, शिवर, ट्रबल। उन्होंने एक ऐसी साउंड बनाई थी जो आरामदायक और नई दोनों थी, जो लालसा और उम्मीद से जुड़ी थी। कोल्डप्ले आसानी से पैराशूट्स के सक्सेसफुल फॉर्मूले को रिपीट कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने इवॉल्व करना चुना। उनका दूसरा एल्बम ए रश ऑफ ब्लड टू द हेड जो 2002 में रिलीज हुआ, ज्यादा बोल्ड था, ज्यादा डायनामिक था। इसने अपने पहले एल्बम का इमोशनल कोर बनाए रखा, लेकिन इसे ग्रैंडर अरेंजमेंट्स और रॉकियर एज के साथ और भी बढ़ा दिया। क्लॉक्स अपने मेस्मराइजिंग पियानो आर्पेजियो के साथ, द साइंटिस्ट। बैंड ये साबित कर रहा था कि वे सिर्फ एक एल्बम वंडर नहीं थे, वे एक रेस्टलेस क्रिएटिव स्पिरिट वाले कलाकार थे जो अपनी सीमाओं को तोड़ने से डरते नहीं थे। इस एल्बम ने स्टेडियम फिलर्स के रूप में उनकी स्टेटस को पक्का कर दिया। उनकी एवोल्यूशन हर अगली रिलीज के साथ जारी रही। X and Y जो 2005 में रिलीज हुआ, में उन्होंने सिंथेसाइजर्स और इलेक्ट्रॉनिक टेक्सचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। फिक्स यू एक सोरिंग एंथम और लाखों लोगों के लिए कंफर्ट का सोर्स।
फिर 2008 में विवा ला विडा और डेथ एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आया, जिसे ब्रायन इनो ने प्रोड्यूस किया था। द टाइटल ट्रैक ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग्स और मार्चिंग बीट के साथ एक ग्लोबल स्मैश था। यह एक ब्रेव और ब्रिलियंट रीइन्वेंशन था जिसने उनकी आर्टिस्टिक एम्बिशन को दिखाया। माइलो एक्सिलेटो, जो 2011 में रिलीज हुआ, एक फुल ब्लोन कॉन्सेप्ट एल्बम था, नियॉन स्प्लैश्ड और वाइब्रेंट। इसे मैसिव स्टेडियम शोज के लिए डिजाइन किया गया था, जिनके लिए वे अब फेमस थे। 2014 में गोस्ट स्टोरीज एक ज्यादा मिनिमलिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक साउंड में वापस चला गया। 2015 में अ हेड फुल ऑफ ड्रीम्स पॉप में एक कलाइडोस्कोपिक लाइफ अफर्मिंग वापसी थी। हर एल्बम एक नया चैप्टर था। यह इस बात का रिफ्लेक्शन था कि वे कहाँ थे, हमेशा आगे बढ़ रहे थे। इस कांस्टेंट एवोल्यूशन के दौरान बैंड का कोर अनचेंज्ड रहा। टीमवर्क ही सब कुछ था। आज पैराशूट्स के 2 दशक से ज्यादा बाद कोल्डप्ले दुनिया के सबसे सफल और सबसे पसंदीदा बैंड्स में से एक है। आज पैराशूट्स के 2 दशक से ज्यादा बाद कोल्डप्ले दुनिया के सबसे सफल और सबसे पसंदीदा बैंड्स में से एक है। यूसीएल डॉर्मेट्री से ग्लोबल सुपरस्टारडम तक का उनका सफर दृढ़ता का एक पावरफुल लेसन है। यूसीएल डॉर्मेट्री से ग्लोबल सुपरस्टारडम तक का उनका सफर दोस्ती का एक पावरफुल लेसन है। यूसीएल डॉर्मेट्री से ग्लोबल सुपरस्टारडम तक का उनका सफर आगे बढ़ने के साहस का एक पावरफुल लेसन है। उन्होंने 100 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे हैं। उन्होंने अनगिनत अवार्ड जीते हैं। उन्होंने हर बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ नंबर्स में मापा नहीं जाता। यह उन लाखों फैंस के पर्सनल कनेक्शन में मापा जाता है जो उनके संगीत के साथ हैं। उनके गाने अनगिनत जिंदगियों का साउंड ट्रैक बन गए हैं, जो खुशी के पलों को दर्शाते हैं। उनके गाने दुख के पलों को दर्शाते हैं। उनके गाने प्यार के पलों को दर्शाते हैं। उनके गाने उम्मीद के पलों को दर्शाते हैं। उनके लिव शो सिर्फ संगीत के लिए ही नहीं बल्कि उस अनुभव के लिए भी लेजेंडरी बन गए हैं जिसे वे बनाते हैं। एक कोल्डप्ले कॉन्सर्ट जीवन का एक कम्युनल सेलिब्रेशन है, इनोवेटिव स्टेजिंग के साथ, शानदार विजुअल्स के साथ, अब फेमस लाइट अप रिस्टबैंड्स के साथ, जो पूरे ऑडियंस को रंग के एक धड़कते समुद्र में एकजुट करते हैं। वे शुद्ध उत्साह का माहौल बनाते हैं। यह एक बड़े पैमाने पर ऑडियंस के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण है, जबकि हर व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वे कुछ खास का हिस्सा हैं। वे विशाल इम्पर्सनल स्टेडियम्स को साझा खुशी के इंटीमेट स्पेस में बदल देते हैं। उन्होंने पॉजिटिव चेंज की वकालत करने और ग्रीनर टूरिंग के लिए अपना मंच इस्तेमाल किया है।